अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम सब की जानिब से आपको आज के दिन के हवाले से ये दुआ है कि ये दिन अल्लाह ताला आपके लिए खैर व बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा है, हम खबरों को एक नज़र डालते हैं। क़याम अमन के लिए अहम पेशरफ्त कलअदम TTP की जंगबंदी पर आमादगी और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास की तफसीलात आज के तमाम कौमी अखबारात की सुर्खियों में शाया है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, हुकूमत TTP मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा, चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा जंग ने भी इसी खबर को अहमियत दी है। TTP मुज़ाकरात, पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफिंग, पार्लिमान को एतमाद में लेंगे, बातचीत आईन और कानून के दायरे में होगी। फवाद। रोजनामा नवाए वक्त ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग, शहबाज, बिलावल दीगर का इजहार इत्मीनान। जनरल बाजवा DG ISI मौजूद थे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पार्लिमानी कमेटी, कौमी सलामती। रोजनामा दुनिया ने भी इसी खबर को हाईलाइट किया है। कलअदम TTP के साथ मुकम्मल जंगबंदी, अफगान हुकूमत सहूलतकार। फवाद। फायरबंदी 9 दिसंबर तक मजीद तौसीब मुमकिन। तर्जुमान कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान। चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ वजीर आजम का बयान रोजनामा पाकिस्तान में नुमाया तौर पर शाया है। अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और जली हुकूमतें मैदान में निकली। चीनी का तमाम जखीरा मार्केट में लाया जाए। इमरान खान। अंग्रेजी अखबार में द न्यूज की लीड स्टोरी है, लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट ब्रीफ्ड ऑन गवर्नमेंट TTP टॉक्स। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी है, गवर्नमेंट TTP एग्री ऑन सीज फायर एज टॉक्स कंटिन्यू। द नेशन की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, मिलिट्री टॉप ब्रास ब्रीफ्स पार्लियामेंट्री बॉडी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी इसी खबर को हेडलाइन में लिया, मिलिट्री ब्रीफ्स MPs ऑन नेशनल सिक्योरिटी। डेली टाइम्स ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को फ्रंट पेज पे शाया किया। अल्फाज हैं, गवर्नमेंट TTP एग्री टू कंप्लीट सीज फायर। ये थी जी आज की अहम खबरें और रनडाउन पे एक नज़र डालते हैं। कौमी सिक्योरिटी मामलात पर आला फौजी क़यादत की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को ब्रीफिंग। पार्लियामेंट में अपोजिशन का मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। वजीर आजम की हिदायत पर चीनी का स्टॉक मार्केट में लाने के लिए इकदामात। और खालिस्तान के लिए सिखों का रेफरेंडम दूसरे मरहले में दाखिल। क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, वेस्टइंडीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग का इदारिया, ताजिर कारोबारी हालात से मुतमिन, और रोजनामा डान में आरफा नूर साहिबा का कालम शिफ्टिंग अलायंसेस भी शामिल है। और टॉप ट्रेंड में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं ये नए सेट, नए अंदाज के अंदर खालिद साहब? जी बड़ा राणा साहब अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं उधर बैठकर। आज हज़रत कायद आज़म अल्लामा इकबाल साहब का यौम विलादत है और हम सलाम पेश करते हैं उस अजीम शायर को जिसने मुसलमानों को खुसूसी तौर पे और बरसगीर पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं सब कॉन्टिनेंट के, उनको एक रास्ता दिया, एक जहद दी कि किस समत हमने जाना है। और सलमान साहब एक उनकी गज़ल के कुछ शेर मैंने कहा मैं आपको सुनाऊं मुंतखब। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैवन, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और आखिरी शेर बड़े मौजूदा हालात को सामने रख के अगर देखा जाए, और नाम नहीं लूँगा लेकिन आप खुद महसूस कीजिएगा कि किसके लिए है, कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या शायर थे, क्या लाफानी शायर थे, क्या अल्फाजों का चुनाव, क्या उसकी बुनत, क्या उसके मायनी। अब मैं समझता हूँ कि इकबाल साहब अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, हकीमुल उम्मत उन्हें ऐसे ही नहीं कहा गया, वाकई वो नफ्स शनास थे मुसलमानों के। और एक गलती कल हमसे हुई शफीक साहब, कल जॉन एलिया साहब का भी क्या वो था बरसी थी, तो हम भूल गए उनके दो शेर। मैंने कहा आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि जो गुजारी ना जा सकी हमसे,
हमने वो ज़िंदगी गुजारी। वाह वाह, जवान एलिया का अपना एक अंदाज, अपना एक वो था। बहुत अच्छे। अच्छा सर, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम TTP में मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुताल्लिक गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में कलअदम TTP से मुज़ाकरात का तस्करा किया था। उन्होंने कहा कि एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम TTP मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने वाज़ेह किया है कि जो मुज़ाकरात कलअदम TTP से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे और कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। जो मुज़ाकरात तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। जाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास हुआ। आला अस्करी हुकाम ने मुल्क की सियासी और पार्लिमानी क़यादत, अरकान पार्लियामेंट, चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को अहम खारजा अमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, खित्ते में तब्दीलियों, खुसूसन तनाज़ा कश्मीर और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान और अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये थी जी रिपोर्ट, और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और मैंने कहा ज़रा उनसे गुफ्तगू कर लें कि क्या सूरत हाल है। सर, ब्रीफिंग हो गई और अपोजिशन को मुल्क को दरपेश जो मसाइल हैं और चैलेंजेस हैं वो भी ब्रीफ कर दिए गए। आप समझते हैं कि अपोजिशन ने अंडरस्टैंड किया कि हाँ वाकई पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस हैं? जी देखिए, बहुत अहम ब्रीफिंग थी ये, और मेरा ख्याल पूरी जो सियासी क़यादत है उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए थी, उनको एक लाइन पर लाने बताने के लिए कि जी हमारे बड़े अहम मालूमात उसमें थे, मज़ामीन जिन पर ब्रीफिंग दी गई है। अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या गुफ्तगू हो रही है या नहीं हो रही है, और इस किस्म की चीज़ें थी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी था, अहम था, क्योंकि लोगों के ज़हनों में अबहम था कि ये क्या कर रही है हुकूमत, किससे बात कर रही है। PLP के बारे में भी तफसीलात थी जो कि बड़ी ज़रूरी थी कि PLP से वादा क्या लिया गया है और क्या गारंटी है कि वो अपने वादों का पास करेंगे, क्योंकि लोगों को यही फिक्र है ना जी कि अगर इतनी दफ़ा 4 दफ़ा पहले उन्होंने आगे सड़कें बंद कर दी तो क्या गारंटी है कि वो फिर अगली दफ़ा नहीं बंद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होंगी। अच्छा सर, ब्रीफिंग दी गई, इन हाउस इन कैमरा ब्रीफिंग थी, तो उसके बाद सारे मामला तो अपोजिशन को बताए गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहदे को पार्लियामेंट में लाया जाए, तो फिर इन हाउस ब्रीफिंग का क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, मेरे ख्याल इन हाउस ब्रीफिंग में बहुत सारी बातें बताई गई होंगी, मुझे यकीन है, लेकिन हो सकता है उन्होंने ये बात कही हो कि जी कुछ चीज़ें हमने खुफिया रखी हैं। और मेरे भाई, सीधी सी बात है, जो पहले इन कैमरा ब्रीफिंग हुई है और जो खुफिया बातें सामने आई तो फिर आप झगड़े का बायस ही बनी, और वो खुफिया रही ही नहीं। तो या तो ऐसा हो ना मामला कि पहले माजी में हमने देखा हो कि जब कोई खुफिया बात किसी को बताई जाए तो उसमें उसका पेट में इतना हो गुंजाइश कि खुफिया बात को खुफिया रख सके। गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर इस वक्त मज़ार इकबाल लाहौर पर हाजिरी के लिए पहुंचे हैं।
मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह बेदार करने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 144वें यौम पैदाइश पर आज पूरे मुल्क में तकारीब का इन्नेकाद किया जाएगा। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई और इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर इस वक्त मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं, वो फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ मुफक्किर, शायर, मुसन्निफ, कानूनदान, सियासतदान, मुस्लिम सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। शायर मशरिक का 144वां यौम पैदाइश आज पूरे मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है और गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर इस वक्त मज़ार इकबाल लाहौर में मौजूद हैं और फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ्राइज संभाले और इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर मौजूद हैं और फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू और फ़ारसी में बैक वक्त शायरी की। उनकी मशहूर मजमूआ कलाम में क़याम मशरिक, ज़बूर अजम, बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम शामिल हैं। बहैसियत सियासतदान आपका सबसे नुमाया कारनामा नज़रिया पाकिस्तान की तश्कील है, जो आपने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नज़रिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। आज शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान का 144वां यौम पैदाइश मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब इस वक्त मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं और फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब इस वक्त मज़ार इकबाल लाहौर पर मौजूद हैं, हाज़िरी के लिए पहुँचे हैं और फातिहा ख़्वानी कर रहे हैं। उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायर अल्लामा इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा और लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जैसे शौरा आफाक तराने लिखे, जबकि शिकवा और जवाब शिकवा जैसी नज़मों से भी खूब दाद समेटी। रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क को हमको चलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे मोहतरम चौधरी मोहम्मद सरवर साहब गवर्नर पंजाब इस हाज़िरी को जो यहाँ हज़रत अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हो रही है, इसे भी कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मज़ार इकबाल पर फातिहा ख़्वानी के लिए पहुंचे और पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ्राइज भी संभाले हैं। इससे पहले ये जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर्स के पास थी। इस वक्त जो आप मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मज़ार इकबाल लाहौर के हैं, जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मज़ार इकबाल पर फातिहा ख़्वानी के लिए मौजूद हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है।
इस वक्त आप मज़ार इकबाल लाहौर के मनाजिर देख रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मज़ार इकबाल पर फातह खानी के बाद इस वक्त मज़ार से बाहर निकल रहे हैं। चबूतरे पर मौजूद हैं शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं। फातह खानी के बाद इस वक्त वो मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले और इंसानी रूह पैदा करने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है और आज डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मज़ार इकबाल लाहौर पर फातह खानी के लिए पहुंचे और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो एहसासात की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्त ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खसूसी पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर आमिर इकबाल खान ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। इस वक्त मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मौजूद हैं और फातह खानी के लिए उन्होंने हाजिरी दी और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो एहसासात की किताब में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 144वें यौम पैदाइश पर चौधरी मोहम्मद सरवर एहसासात की किताब में मज़ार इकबाल पर अपने तासुरात कलमबंद कर चुके हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जंग जिसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई, 80,000 से ज़ायद लोग मरे। तो जो आपकी बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा बरवक्त इकदाम है, बेहतरीन इकदाम है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा फैसला और कोई नहीं हो सकता था जो इन हालात में हमने किया है। अब बात सिर्फ इतनी है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट दोनों जानिब से है वो ख़त्म हो ताकि बात आगे बढ़ सके। अच्छा सर, अब मैं बात करूंगा कि बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और अपोजिशन के मुश्तरका जदोजहद पर वो ज़रा मुत्तफिक नज़र आए हैं और जनाब अली उन्होंने कहा कि हम मिल के जो जदोजहद करेंगे। शफीक साहब, आप चूँकि एक्सपर्ट हैं नून लीग के और फिर मैं पीपल्स पार्टी के एक्सपर्ट से बात करूँगा, तो आप नहीं समझते कि ये जो मुश्तरका जदोजहद है ये काई वाश है? पीपल्स पार्टी तो कभी भी अब इन हालात में तो नहीं मुझे लगता कि वो
खड़ी होगी या उसके अपने मुफादात वाबस्ता हैं सारी गेम से? ठीक है, देखिए ये बड़ी खुश आइंद बात है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होने का फैसला कर लिया है। अब इस वक्त दो अपोजिशन है, एक जो पार्लियामेंट के अंदर है जो आवाम की तर्जुमानी कर रही है, जिनके इलेक्टेड लोग हैं, और एक बाहर है जो स्टे अपोजिशन है, यानी वो बाहर अपना रौला रप्पा पाई रखना, जब वही उनका काम है और जलसे जुलूस ये वो। कल एक अखबार का एडिटोरियल भी था कि भाई आप ये एजिटेशन की पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान को सूट नहीं करती, ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में। फिर आप TLP TTP के साथ कर रहे हैं, आर्मी चीफ दूसरी क़यादत उनको ब्रीफिंग दे रही है और सलमान साहब ने कहा कि वो अपना वो पार्लियामेंट को भी करेंगे। तो इन हालात में ना हमें बाहर अल्लाह गुल्ला नहीं करना चाहिए, बाहर हमें पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने, सलमान साहब ने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया, उसका उसके बाद आप जवाब दीजिएगा कि देखिए शहबाज शरीफ बड़े मुतमन नज़र आ रहे थे, बिलावल भुट्टो मुतमन नज़र आ रहे थे, और मौलाना के जो बेटे हैं, मौलाना तो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं, उनके बेटे जो है वो उन्होंने बड़ी मुस्बत मीडिया टॉक की। ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए बड़ी खुश आइंद बात है कि जो अपोजिशन है उन्होंने पार्लियामेंट में इकट्ठे जद्दोजहद का फैसला किया है। पार्लियामेंट में इकट्ठे जद्दोजहद का फैसला वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, यानी वो धरना, ये जुलूस, जलसे, लोगों को परेशान करना, इससे बाहर आ गए। और इसको मुझे पता है कि इस पर दूसरा ग्रुप जो खुश नहीं है, जिसमें फजल रहमान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरीम नवाज साहब हैं, वो वही चाहते हैं एजुटेशन हो, अलग उल्ला हो, लोग परेशान हो और वो अपना सौदा बेचें। लेकिन सही अपोजिशन है वो पार्लियामेंट के अंदर, और इसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और इसमें चाहे इस बार जो बाहर जो बैठे हैं स्टे अपोजिशन जो है वो जो मर्जी करे, लेकिन अब देखें, अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन मुतहद हुई है उसको वेट दे और उनकी बात सुने। सारे जो पार्लियामेंट में बात होगी वो कानून साजी के बारे में होगी, वो आइन साजी के बारे में होगी, वो बाय द बुक बात होगी। तो ये अच्छी खुश आइंद बात है कि इसमें जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं, पार्लियामेंट्री लोग हैं, वो आगे आए हैं। ठीक है सलमान साहब, आपने मुझसे कहा था कि वो शहबाज शरीफ, एक मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आप ये सवाल मैं आपसे करूंगा, वो क्लिप देखिए जरा। शरारत कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो साहब के साथ जो वाकया हुआ, उस तनाजर में TTP का नाम आता था, बैतुल्लाह महसूद का नाम आता था। आप जाती तौर पे समझते हैं कि वो बात दुरुस्त है, TTP के साथ मुज़ाकरात करना ठीक है, मुआहदा करना ठीक है? और शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत में अटैक न किए जाए, ये विकीलीक्स में आया था। ये बात तो आप आज यकीनन आपने नहीं जी सलमान साहब, मैंने आपकी बात का जवाब उस क्लिप में देख दिया कि वो कितने खुश हैं। वो तो ऐसा लग रहा था कि बौखलाए हुए हैं उनसे जब सवाल किया। और मैं मेरा बस नहीं चला, मैं दोबारा क्लिप दिखाऊं कि जब सवाल किया उनसे अलकायदा के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो का चेहरा देखने वाला था, उनकी आंखें जैसे खुली और जिस तरह उन्होंने उस सवाल का एंजॉय किया। तो ये जो है ना बिलावल और शहबाज मुलाकात, मैं आपको लिख के दे दूं कि ये कभी भी किसी शक्ल में भी मुश्तरका जद्दोजहद नहीं कर सकते। असल में देखिए बात ये है, इस मुलाकात का, इस जद्दोजहद का पार्लियामेंट में जो कहा जा रहा है ना, इसके पीछे एक पस मंज़र है। और पस मंज़र ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर जो जद्दोजहद हो रही है ना, उसको हम डिसोन करते हैं। ना हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, ना हम इस वक्त कोई तहरीक-ए-एतमाद पेश करना चाहते हैं, ना हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं। हम तो इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, हम तो रिफॉर्म्स चाहते हैं उनके बकौल। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे इन्होंने भी कहा शफीक ने, कि बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान रोमांस बढ़ता जा रहा है। वो जो रोमांस पहले था ना मरियम और आपको बिलावल के दरमियान, अब वो टूट गया है। अच्छा, अब मरियम और फजलुर रहमान जो है वो एक दूसरे पोजीशन पे खड़े हुए हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च की बात की ना, और कल मौलाना के बेटे ने भी कहा कि हम एक इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, तो मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ अभी भी इस लॉन्ग मार्च के हामी नहीं है और उन्होंने डेट देने से गुरेज किया है, जिस पर मौलाना काफ़ी नाराज़ हुए हैं। तो अब मसला यह है कि जब पार्लियामेंट में पॉलिटिक्स होगी ना, तो ये इंटैक्ट रहेगी बिलावल और शहबाज शरीफ के अंदर। अगर पार्लियामेंट से बाहर पॉलिटिक्स होगी तो फिर यकीनी तौर पे उसमें जो मेजर रोल होगा वो फजलुर रहमान और मरियम का होगा। तो इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जो कोशिशें होंगी वही फायदेमंद हो सकती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के बारे में। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट से बाहर जाकर जो एक धींगा मुश्ती करना चाहते हैं, अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, तो उसका नतीजा तो देखिए ना, चाहे हुकूमत रहे या ना रहे, इनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरत है, जब हम बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना सर, कि फंक्शनल डेमोक्रेसी और फंक्शनल पार्लियामेंट, तो इसका मतलब यह है कि आप पार्लियामेंट को ज्यादा से ज्यादा मौसर करें, पार्लियामेंट को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, और पार्लियामेंट से बाहर जो फैसले होते हैं
उसको भी पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनाएं और सिस्टम को चलने दें, डेमोक्रेसी को चलने दें और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो मर्जी तब्दीली ले आए। हमने कल भी डिस्कशन किया था कि अगर अपोजिशन समझती है कि तहरीक अदम इत्तेमाद लानी है तो वो शौक से लाए और हुकूमत को या वजीर आजम को घर भेजें, लेकिन ये तरीकाकार नहीं होगा कि आप पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके बाहर बैठ के कहे हमने तो कोई निजाम चलने नहीं देना। और फजलुर रहमान तो सबसे ज्यादा नाराज हुए कल इस बात के ऊपर जब ये कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका जद्दोजहद होगी, क्योंकि ये तो फजलुर रहमान के एजेंडे के खिलाफ बात है। खालिद साहब, पीपल्स पार्टी 133 में इलेक्शन लड़ने जा रही है और दूसरी तरफ वो शहबाज शरीफ साहब से मुश्तरका जदोजहद करने जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी अपनी कैंपेन के अंदर मियाँ साहब के गाने चलाएगी या क्या करेगी, या खामोशी इख्तियार करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की एक बड़ी कामयाबी है कि वो नून लीग को, मौलाना फजलुर रहमान को और दूसरी सारी अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर अपनी विकेट पर लेकर आए हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले दिन से जब पीडीएम बनाया जा रहा था तो उसके अलामिये में भी उनकी जो है वो इनपुट शामिल थी कि अदम इत्तेमाद की जो पार्लियामेंट के अंदर रोल है अपोजिशन का, उसकी ऑप्शन जो है वो पीपल्स पार्टी के कहने पर शामिल की गई थी। और पीपल्स पार्टी ने जो है मुत्तहदा अपोजिशन के अंदर, पीडीएम के अंदर दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ को, नून लीग को, जेयूआई को, सबको मुतफिक किया कि हमने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, हमें इस्तीफ़े नहीं देना चाहिए। फिर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, ख़ास तौर पर सेनेट के अंदर जो है वो एक मूव आई। अब वो भी पीपल्स पार्टी का जो है वो इनिशिएटिव था। तो पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि आप असेंबलियों के बाहर जो है वो भी एक्टिविटीज़ जारी रखें, लेकिन असल जो आइनी फोरम है पार्लियामेंट का, उसमें अपनी एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाएं। अगर कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर से लाने की कोशिश करें। और उनका ये भी कहना था कि इसका जो मामला है वो आप पंजाब से जो है वो शुरू कर सकते हैं, फिर कौमी असेंबली में ला सकते हैं, नतायज कोई भी हों, लेकिन उससे जो है वो पार्लियामेंट जो है वो मजबूत होती है। और ये पीपल्स पार्टी का मौकफ जो है वो नया नहीं था। ये जब पीटीआई का धरना जारी था उस वक्त भी पीपल्स पार्टी तो पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी कि पार्लियामेंट जो है उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो मफाद है राणा साहब, वो पार्लियामेंट के 5 साल पूरे करने के अंदर। बिल्कुल ठीक है। कमल शोजब साहिबा हमारे साथ हैं, एमएनए है पीटीआई की। मैं कह जरा उनसे भी इस पे अपडेट लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब हम बात कर रहे थे कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है और उन्होंने मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक किया है। आप समझते हैं कि ये बेल मंडे चढ़ेगी? और पहले भी माजी में इस तरह के बहुत सारे इत्तफाकात हुए, लेकिन अपने अपने मुफादात के लिए एक दूसरे को चीट करते रहे। और आप समझती हैं कि अब ये लोग इस काबिल हैं कि ये मिलकर फिर जदोजहद कर सकें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बेल अगर एक हो ना तो फिर मंडे चढ़ने के उसके चांसेस होते हैं। तो बड़ी छोटी छोटी बहुत सारी जंगली बेलें हैं जो सीजनल होती हैं, थोड़ी देर सब्ज होती हैं, फिर वो सूख जाती हैं। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है तो देखिए, उन बेचारों के तो अपने पीछे वो जब देखते हैं तो नीचे से सीढ़ी खींची हुई होती है। तो काफ़ी सारे अरकाने जो उनके अपने ही असेंबली हैं वो उनकी बजाय कहीं और से डिक्टेशन लेते हैं या वो किसी और को अपना ज़्यादा बड़ा रहनुमा समझते हैं। तो मुलाकातें करना और उसके बाद खबरें बनाना और डिस्कशंस करवाना वो तो हर एक का राइट है, ज़रूर करें। लेकिन जहाँ तक मिलके कोई तब्दीली लाने की और जो इनकी आस और हसरत है वो पूरी नहीं होगी। वो आपने उसका देख ही लिया अंजाम। तो पहले पीडीएम में 11 जमातें जो आपस में इकट्ठी हुई थी, वो क्या उनमें से कितनी बची? फिर आपको सेनेट के जो इलेक्शन हुए उसमें जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इनके साथ खेला और इनसे बड़े आराम से इनसे वोट भी निकलवा लिया, अपना बंदा भी इलेक्ट करा लिया। और बाद में आप देख लें कि नज़ीर तारड़ साहब की जो सरबराही में कुछ इनके पूरा एक ग्रुप अलग हुआ है, वो आज तक उनके साथ नहीं मिले। बिल्कुल सही। तो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं और ये इस तरह की इनकी मुलाकातें होती रहेंगी। तो उधर मरियम बीबी भी हैं, वो आपको याद रहनी चाहिए। ये बताइए, साहब के साथ मुलाकात हो भी जाए बिलावल की, लेकिन वो अकेले डिसीजन लेने की पावर्स नहीं रखते। ठीक है। ये बताइए कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी हर हाल में ये जो गोदामों में छुपाई हुई चीनी है इसको सामने लेके आना है। तो क्या पीटीआई ने कोई होमवर्क कर लिया है और अगले 3-4 दिनों में
कोई नज़र आएगा गवर्नेंस का एक इशू क्लियर होता हुआ कि भाई जो चीनी जहाँ पे भी इन्होंने छुपाई है वो लाके अवाम तक लाई जाएगी? देखिए जी, ज़्यादातर तो जो शुगर मिल्स हैं, आप मुख्तलिफ जगहों के स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें तो ऑलमोस्ट 51 शुगर मिल्स तो ये इन्हीं की हैं, नून लीग की हैं। और अभी अहमदपुर शर्किया में जो मेरा इलाका भी है, वहाँ से चीनी स्टॉक हुई हुई या छुपाई हुई मिली है, होर्डिंग की जाती है ताकि एक तो रेट भी बढ़े, दूसरा सिंध माशाल्लाह बहुत अच्छा किरदार प्ले करता है कि गंदम का टाइम हो तो गंदम जो है वो मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही होती और वहाँ शॉर्टेज क्रिएट की जाती है और यहाँ से वहाँ जाना शुरू हो जाती है। इसी तरह चीनी पे भी किया जा रहा है। तो ये एक जो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल लेवल पे जो डिफरेंट पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसका नुकसान होता है और वो हमें बार बार याद रखना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है और पीएम के पास एक जवाब जो है वो ताकतें भी हैं। जी ठीक तो है, जो होमवर्क कर लिया गया है इंशाल्लाह उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी ठीक है, एक लेवल पे भी काम होना जी चाहिए। एक मुझे और बताइएगा कि जो वजीर आजम का रिलीफ पैकेज है कल से उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, क्या रिस्पॉन्स है अवाम की तरफ से उस रजिस्ट्रेशन में? जी देखिए, रिलीफ का बहुत अच्छा एक तो उसका आवाम से रिस्पांस भी बड़ा अच्छा है, बल्कि मैं समझती हूँ ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। उसकी वजह से एक टारगेटेड जो सब्सिडी का विजन है वो भी काफी हद तक पूरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। कमल शोजेब साहिबा बात कर रही थी। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आके चीनी पे ही बात करेंगे। चीनी पे बात करेंगे कि वजीर आजम ने जो हिदायत की है उस पर किस तरह अमल हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं। अलामा मोहम्मद इकबाल। अलामा मोहम्मद इकबाल ने 40 से ज्यादा किताबें तहरीर की। उनकी किताबों का 15 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा हो चुका है। शिकवा अलामा मोहम्मद इकबाल की मशहूर जमाना नज़्म है। जी वेलकम बैक। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। उसमें वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि चीनी के तमाम ज़ख़ीरे मार्केट में लेके आएँ और लाके ताकि लोगों को जो मुश्किलात है वो ख़त्म हो सके। एक रिपोर्ट देखते हैं, इस पर फिर बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने 15 नवंबर से पूरे मुल्क में गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का फैसला किया है, जबकि चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज मुनाफाखोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा हम्माद अज़हर, फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम, फ़रोग नसीम, मशीर खजाना शौकत तरीन, शहजाद अकबर और शहबाज गिल समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि चेयरमैन FBR, चीफ सेक्रेटरी पंजाब बलोचिस्तान KP वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में चीनी के स्टॉक
स्टॉक और कीमतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी मौजूद है। सिंध की शुगर मिलों की बंदिश के फैसले से कीमतें बढ़ी हैं। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम ले रही है। एहसास राशन, कामयाब पाकिस्तान, किसान कार्ड और दीगर प्रोग्राम गरीबों के रिलीफ के लिए जारी किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई के असरात का एहसास रखती है और सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। ये थी जी रिपोर्ट शफीक साहब, वज़ीर आज़म इन एक्शन। और उम्मीद तो ये है कि अब अगले 24 घंटों में जो इतलात हैं वो यही है कि चीनी आप मिलेगी भी और अर्जा कीमत पे कम नीचे आ जाएगी, और वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो चीनी की प्राइस ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे कौम को मुश्किलात का भी सामना हुआ, वो ज़रा नकेल डाली जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं राना साहब, प्राइम मिनिस्टर का काम पॉलिसी देना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, नीचे मशीनरी उनका काम है। फिर उनकी इतनी बड़ी कैबिनेट है, वो अपना रोल प्ले करें। अब हर काम प्राइम मिनिस्टर पे डाल देंगे तो ठीक है, इमरान खान ऐसी अपना शख्सियत है कि सब उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन जब तक अपना रोल हर कोई प्ले नहीं करेगा। अब चीनी को बुरान आया, इसमें निकला क्या कि होर्डिंग की गई, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कंट्रोल करना तो सूबाई हुकूमतों का काम है, फिर आपकी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उस सब तवज्जो नहीं दी गई और सारा जोर उन्होंने वफाक पर डाल दिया। अब जो होर्डर्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, उनसे चीनी निकाली जा रही है जो उन्होंने चीनी महंगी करने की दी थी। तो ये वक्त ना ये ना आता, ये चीनी महंगी ना होती अगर हमारे जो मशीनरी और हमारे जो दूसरे लोग हैं वो अपना रोल अदा करते। तो ये इसमें देखें, सूबाई ये जो महंगाई है सूबाई हुकूमतों का काम है और उनका काम कंट्रोल करना। अब देखें ना, सिंध को देख लें, सिंध ने क्रशिंग वक्त पे शुरू की नहीं और अपना ज़ख़ीरे वहाँ से अपना लाखों बोरियाँ निकल रही हैं। अब ज़ाहिर क्रशिंग शुरू होगी, चीनी की पैदावार होगी तो फिर वो चीनी डाउन होगी। अब ये देखें ना कि चीनी महंगी क्यों होती है, कि हमेशा ये जो मौका आता है ना, जो आपके क्रशिंग सीजन लेट करते हैं और ये अपना होर्डिंग कर लेते हैं, और इसमें अपना जब होर्डिंग करते हैं तो चीनी की जो मार्केट में चीनी नहीं मिलती और एकदम रेट चढ़ जाता है। और कल सलमान साहब ने बात की थी कि भाई आप चीनी का बाइकाट कर दें। अगर हम बहसीत कौम ये फैसला कर लें कि हमने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ उनको शिकस्त दी नहीं, ठीक है, हुकूमत का काम है, आज अखबारात भरे हुए हैं, टीवी 7 से 12 भरे हुए हैं, ये हुकूमत का काम, बिल्कुल हुकूमत का काम है ये, लेकिन आप अपना भी रोल प्ले करें ना कोई। और सबसे फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि जब तक सूबाई हुकूमतें अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, ये महंगाई, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी उस वक्त तक ये कम नहीं होगी। खालिद साहब, आपने कल कुछ जो चीनी की वो थी कारखाने, फैक्ट्रीज़, उनका बताया किस किस की मिल्कियत है, कितने कितने पैसे उनकी तरफ है। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा और बताएं कि असल में ये जो मालकान है ये कौन है और किस तरह हो रहा है, दूसरा ये बहरान पैदा कैसे होता। अच्छा देखिए राणा साहब, पंजाब के पास अगर हम पंजाब की ही बात करें तो हमारे पास जो है वो हमारे पास ज़खायर जो थे चीनी के वाफर जो हैं वो थे, हमारी ज़रूरियात के मुताबिक थे। और पंजाब हुकूमत की तरफ से केन कमिश्नर पंजाब की तरफ से जो वफाक को रिपोर्ट भिजवाई गई थी, उसमें कहा गया था कि हमारे पास 20 नवंबर तक जो है वो चीनी का स्टॉक मिलों के अंदर मौजूद है। और मिलों के अंदर उस वक्त भी जो है वो 1.5 लाख टन के करीब चीनी जो है वो मौजूद थी। और उसके अलावा फिर 1.5 लाख टन चीनी जो है पंजाब में इंपोर्ट की गई स्ट्रेटजिक रिजर्व्स के लिए, यानी मुस्तकबिल में अगर ज़रूरियात हो तो उसके लिए मंगवाई गई थी। हुआ ये कि पंजाब हुकूमत ने, केन कमिश्नर पंजाब ने और फूड डिपार्टमेंट ने मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर शुगर मिल्स के अंदर ये जो स्टॉक पड़ा हुआ था इसको टेक ओवर कर लिया, इसको कंट्रोल ले लिया। और फिर उनका प्लान ये था कि इसको जो है पूरे सूबे के अंदर जो है चीनी की तरसील का एक निज़ाम बनाया जाए। लेकिन शुगर माफिया जो है उसने, शुगर इंडस्ट्री ने, शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अदालत से जाकर रिलीफ ले लिया और ये इस हवाले से स्टे आर्डर जो है अब वो हासिल कर लिया। और जो पंजाब हुकूमत है उसको चीनी उठाने से रोक दिया गया, जिस पर वो जो चीनी पड़ी हुई थी, बल्क में चीनी पड़ी हुई थी, फिर वो बड़े जो कमर्शियल जो यूज़र हैं उनको जो है वो शुगर मिल्स मालकान ने फरोख्त कर दिया, जिससे ये क्राइसिस जो है इसने जन्म लिया और अफवाहों ने जो है वो बुनियाद पर कीमत बढ़ी। और दूसरा एक और हुआ इसमें, अच्छा, कि अमूमन ये होता है कि हर साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में सिंध के अंदर जो कि गन्ना जल्द तैयार हो जाता है तो वहाँ शुगर मिल्स जो हैं वो क्रशिंग शुरू कर देती है। लेकिन इस साल जो है सिंध के अंदर जो है वो जो क्रशिंग है शुगर मिल्स ने वो तखीर के साथ शुरू कर रहे हैं, जिससे पूरी मार्केट जो है वो मुतासर। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के,
और बड़ा मशहूर बड़े मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, चीनी के ऊपर बात हो रही है और खालिद साहब की अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे। 15 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग भी शुरू हो जाएगी। आप समझते हैं कि बुरहान जो है वो उस पर किसी हद तक काबू पा लिया जाएगा और लोगों तक चीनी भी पहुंचेगी और जो असल ओरिजिनल रेट है उस पे पहुंचेगी? देखिए, एक तो ये है कि आपके पास स्टॉक्स में बेशुमार चीनी है। आपकी इम्पोर्टेड चीनी जो है वो भी पोर्ट्स पे भी पहुंच गई है और अनलोडिंग भी हो रही है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिर्फ ये है कि ज़रा थोड़ी सी बदमाशी की जा रही है। सिंध की मिलें जो हैं, जो अक्टूबर में चल जानी चाहिए, पूरी फुल ब्लास्ट पे चलनी चाहिए, उनको नहीं उस तरह से चलाया गया। यही खबरें आई हैं। और साथ साथ अब जो दूसरी मिलें हैं उसको भी साउथ पंजाब की मिलों को और सेंट्रल पंजाब में, ये सबको अब ऑनलाइन आना चाहिए। क्रॉप भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। तो सप्लाई अगर इस तरीके से एक्सप्लेन भी अभी खालिद साहब कर रहे थे, ये बिल्कुल बुरहान नहीं होना चाहिए था, ये तो क्रिएट किया गया। और सर मैं आपको माजरत चाह रहा हूँ, बात काट रहा हूँ। ये क्रिएट किया गया तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नेंस का कहीं प्रॉब्लम था कि जिन लोगों ने ये क्रिएट किया हम उनका तोड़ नहीं कर सके और मशीनरी, सरकारी मशीनरी जो है वो उस तरह एक्टिव नहीं हो सकी जिस तरह होना चाहिए था। नहीं, देखें, एक बात तो ये है कि एक तो जो स्टे आने से उनको बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई और वो हैंड्स ऑफ हो गए। दूसरा ये है कि हजारों रिटेलर्स हैं, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में ये नेटवर्क फैला हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें नीयत अगर सही हो तो कभी कोई गड़बड़ नहीं हो। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर सलमान शाह साहब बात कर रहे थे हमसे। और चीनी के हवाले से एक 1971 का एक क्लिप में छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये 1971 का है, ड्रामा अलिफ नून के अंदर नन्ना और कमाल अहमद रिजवी साहब का था। मैं सिर्फ शेयर करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्लिप देखिएगा। अच्छा, तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते, तो जिनको जरूरत है वो कहाँ से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। अच्छा, झूठ मूठ की किल्लत पैदा होती? अरे देख ना यार, एक चीज बाजार से उठ जाएगी। जैसे दाल उठ गई थी। अच्छा, तो दाल किसने उठाई थी? अच्छा, दाल भी इन्होंने उठाई, अब ये तोड़े से उठा रहे हैं। अबे वो दाल नहीं कर रहा हूँ यार, दालें जो खाते हो तुम। अच्छा, वो दालें, तो वो दालें उठा ली तो क्या हुआ? बाजार में दाल नहीं थी, 16 रुपए बिकी, 18 रुपए बिकी। वो मेहरबानी थी 16-18 बिकी। वो 40 रुपए शेर भी बेचते तो लोग खरीदते। जाते कहाँ वो? अब आ गई है बारी चीनी की, सारी खरीद के तो गोदामों में ये ठूस देंगे। जब बाजार में नहीं होगी चीनी तो जिस मर्जी से बेचेंगे, बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि महंगाई सिर्फ इसलिए है कि दुकानों की बजाय अब चीनी जो है वो गोदामों में सजी हुई। सिर्फ चीनी नहीं और बहुत सी चीजें भी सजी हुई। ये क्लिप था 1971 का, यानी तकरीबन 52 साल कबल का। चीनी माफिया जो है वो मैंने कल भी हमने बात की थी कि जब से पाकिस्तान बना अब तक ये चीनी माफिया का ये जो कहना चाहिए ना कि जुल्म सितम इसी तरह जारी है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे कल, लेकिन अब हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर कर लें। बाद में शफीक साहब मुझे डांटते हैं कि जी ये चीज़ रह गई, ये रह गई, तो मैं इसलिए डरते हुए खालिस्तान के लिए जो रेफरेंडम है उसका दूसरा मरहला शुरू हो गया है और वहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है। और जो सिख लोग हैं बरादरी, वो लंदन में और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं। इस पर लंदन में हमारे दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं अमजद चोई साहब, वो मौजूद हैं। मैं कह ज़रा उनसे अपडेट ले कि क्या है। अमजद साहब, क्या अपडेट है रेफरेंडम के हवाले से? जी राना साहब, खालिस्तान तारीख के रेफरेंडम का ये दूसरा मरहला था जिसको साउथ हॉल के अंदर मुनक़द किया गया। यहाँ पर 2 गुरुद्वारे थे, सिंह सभा और गुरु बाबा नानक दरबार। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। बहुत जोश और जज्बा था। आपको हम ये नारे भी सुना रहे हैं। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद।
आपने देखा कि लोग किस तरह नारे लगा रहे थे, जोश में थे और बड़ी पुरअमन यहाँ पर वोटिंग हुई। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मौजूद थे, किसी किस्म की कोई बदमज़गी यहाँ पर नहीं हुई और लोग अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बात की, वो बड़े परेशान थे। वो कह रहे थे कि हमारे पंजाब का इस वक्त वहाँ की जो मोदी की गवर्नमेंट है उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे नौजवान जो हैं वो नशे की लत में फंस चुके हैं। वहाँ पे डिसिप्लिन की गोली इस तरह नहीं मिलती जैसे वहाँ पे नशाबार अद्वियात और दीगर चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसी तरह किसानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसका गुस्सा लोगों में पाया जा रहा था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात हम अपने नाज़रीन को यहाँ बताते चलें कि इस दफ़ा जो T20 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है, हमेशा साउथ हॉल के अंदर जहाँ पंजाबी, सिख और पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ। बहुत शुक्रिया अमजद चौधरी साहब आपसे बात करने का। क्रिकेट की बात आपने ख़त्म की, मैं क्रिकेट से हम ही स्टार्ट कर दें। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पाकिस्तान आ रही है और ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है। 3 टेस्ट खेलेगी, 3 वनडे खेलेगी, 1 T20 खेलेगी। और मुझे रमीज़ राजा साहब की एक बात याद आ गई, आपने ट्वीट मुझसे शेयर किया था कि उन्होंने लड़कों को कहा था कि आप भूल जाए जो भी हुआ, आप परफॉर्मेंस दें, आप परफॉर्मेंस देंगे पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी। एक बहुत बड़ी कामयाबी शफीक साहब कि हम अब दुनिया वापस आना शुरू हुई है हमारे तक क्रिकेट के हवाले से। इसकी वजह क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्यों पाकिस्तान है? क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने नहीं देखा है कौन सी टीम आगे, कौन से उन्होंने हार, चाहे वो नमीबिया हो। कल भी मैंने बात की तो उन्होंने क्रिकेट खेली और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला है, बाय द बुक खेला है और 5 मैच जीते हैं। ये बड़ी कम मिसालें हैं कि किसी भी टूर्नामेंट में कोई टीम 5 मैच मुसलसल जीते। राजा साहब ने कहा था कि देखिए, रमीज राजा साहब ने कहा था कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो पूरी दुनिया आपके पास आएगी। इन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, वेस्ट इंडीज़ आ रहा है, बाकी लोग भी आएंगे। कल सलमान साहब ने जिक्र किया था कि इंग्लैंड के मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर रमीज राजा से। तो देखिए, जब हम परफॉर्म करेंगे तो उस परफॉर्मेंस का असर लामाला पड़ेगा और लोग वो जो क्रिकेट मालिक है वो भी देखेंगे कि भाई ये अपना एक टीम आगे आ रही है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। तो सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस पे ऐसे परफॉर्मेंस देते रहे, इंशाल्लाह कब भी हमारा तो इंशाल्लाह मैं तो फाइनल भी हमारा इंशाल्लाह होगा। तो परफॉर्मेंस करें तो पूरी दुनिया आपकी तरफ आएगी। और टॉप ट्रेंड भी यही है कि वेलकम ऑस्ट्रेलिया, और पूरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को वेलकम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलियंस आएंगे और आके ज़रूर हमारी सरजमीन पे खेलेंगे। और ऑस्ट्रेलियंस आएंगे, वेस्ट इंडीज़ आएगा और आप देखिएगा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी आएगी, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को एक बात तो बता दी कि हम वो कौम है जिनके अगर आप रास्ते रोकेंगे तो हमें वो रास्ते खोलने भी आते हैं, हमें अपने आप को मनवाना भी आता है। और आज दुनिया पूरी ये मानने पे तैयार है कि पाकिस्तानी क्रिकेट एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। और आने वाले वक्त में जब हम ये इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये बता दिया कि हमें खेलना भी आता है और हमें जीतना भी आता है। सलमान साहब, आज जो जंग का इदारिया है वो कारोबारी जो ताजिर कारोबारी हालात से मुतमईन है। एक सर्वे हुआ था जिसमें ताजरों ने ये कहा कि हम कहाँ से मुतमईन हैं। तो आप समझते हैं कि हालात तो बेहतर हो रहे हैं और जंग ने अपने इदारिये में इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन भी दी? मेरा ख्याल है आप शायद उस पर बात कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप कॉलम पे बात। मैं कॉलम पे बात। अच्छा, वो ये जो जंग के इदारे की बात की ना, आप देखें जंग ग्रुप और जियो वो अपना खालिद यूम साहब वजह दिलाते रहे कि वो पंजाबी कहते हैं ना वक्खी जो बोलते हैं यानी वो एक आप कहेंगे ना पानी ये गिलास है तो इसको भी ना कहेंगे नहीं ये आधा खाली है, भाई आधा भरा हुआ। आप देखें वो जंग ग्रुप जैसा अखबार आ गया कि ताजरों ने ये कहा है कि ये बाकायदा सर्वे हुआ है जी कि उन्होंने गैलप फिर सर्वे भी देखें गैलप का हुआ, वो मुतमईन है जो इक़दामात हुकूमत कर रही है और वो जो कारोबार के आगे मौके पैदा हो रहे हैं ये ताजर और हमारे दूसरे जो कारोबारी ज़्यादा मुतमईन है। तो ये खुशाइन बात है, इस तरह ऐसी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। ठीक है। ये मैं कहता हूँ जंग ग्रुप जो है इसने पाकिस्तान की सर्विस की है, इससे मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में कारोबारी हालात बेहतर है, आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। साहब, आपने माजी में भी देखा कि माजी की हुकूमतों के दौर में ताजर तो सड़कों पर रहते थे। ये 3 साल से हम देख रहे हैं कि ताजर हमें सड़कों पर नजर नहीं आते बल्कि टैक्स देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे जो हदाफ है टैक्स के उससे भी ज्यादा कलेक्शन हो रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है तो डॉन में आरफा नूर साहिबा का जो कॉलम छपा है, मैं चाह रहा था कि उस पर थोड़ा सा तबसरा कर दें। बड़ा मुख्तसर सा कमेंट उस पर यह है कि उन्होंने TLP के बारे में कहा है कि वो जब कौमी धारे के अंदर आए हैं और तो इससे ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री हुई है और उनके ख्याल के मुताबिक ये जो बुनियादी तौर पे पंजाब है
ये 2023 के इलेक्शन में एक कलीदी किरदार अदा करेगा टीएलपी के, किसकी हिमायत करता है, किसकी मुखालफत करता है। तो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो उनका रोल बढ़ रहा है उसके बारे में गुफ्तगू है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मजहब का कार्ड है या मजहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत से आप उसको माइनस नहीं कर सकते। तो ये जो टीएलपी है ये देखना पड़ेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अगर अपना ये रोल प्ले करते हैं। और जैसे कहा गया था कि इन्होंने यकीन दहानी करा दी है कि जो रवैया पहले इन्होंने इख्तियार किया अब वो मुस्तकबिल में इख्तियार नहीं करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर 2023 के इलेक्शन में इनका एक बड़ा रोल होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। और आपको याद है 2018 के इंतखाबात में पंजाब में ये तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत बनकर सामने आए थे। तो इसी तनाजुर में ये सारी गुफ्तगू है कि टीएलपी अगले इंतखाबात में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ठीक है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जॉन एलिया के जाते हुए एक शेर, दो शेर आपकी खिदमत में। वो कहते हैं, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, सब समझते हैं मैं तुम्हारा हूँ, तुम भी रहते हो इस गुमान में क्या। क्या शायर थे, अल्लाह मगफिरत करे। कल बात होगी इंशाल्लाह।